सीमा और राधा दोनों सगी बहनें थीं, मगर दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। राधा जहाँ स्वभाव से विनम्र और दरियादिल थी, वहीं सीमा एक नंबर की स्वार्थी और लालची थी। कॉलेज खत्म होने के बाद उनके माँ बाप ने उनकी शादी करने का फैसला किया। चूंकि सीमा बड़ी थी, इसलिए पहले उसकी शादी तय की गई। एक दिन घर में सीमा और राधा अपने माता पिता के साथ बैठे हुए थे। सीमा बेटा, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है। ये देखो, ये उसकी फोटो है। ये तो बताइए पापा कि लड़का कितना पढ़ा लिखा है, उसका घर परिवार कैसा है। मैं नहीं चाहती कि मेरी शादी किसी कम पढ़े लिखे या गरीब से हो जाए। अरे बेटा, लड़का बैंक में ऊंचे पद पर है, अच्छा खाता पीता घराना है उसका, रुपए पैसों की कोई कमी नहीं है। तो फिर ठीक है, मुझे मंजूर है ये रिश्ता। निश्चित समय पर बड़े धूमधाम से सीमा की शादी कर दी गई। चूंकि सीमा बड़ी बेटी थी, इसलिए उसके पापा ने शादी में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च किया इस शादी पर। इसकी वजह से उन पर अच्छा खासा कर्ज भी हो गया। कुछ समय बाद राधा भी शादी के लायक हो गई। एक दिन, सुनो जी, मैंने राधा के लिए भी एक लड़का देखा है। ये लोग सीमा के ससुराल वालों जितने अमीर तो नहीं हैं, मगर शहर में उनका अपना घर और अपनी किराने की दुकान है। अपनी राधा खुश तो रहेगी न वहाँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। चाहता तो मैं भी था कि सीमा की तरह राधा की शादी भी बड़े धूमधाम से करूं, मगर पैसे की समस्या सामने खड़ी है। कितने बड़े बड़े घरों में उसके लिए रिश्ता देखा, मगर पैसों की वजह से बात आगे नहीं बढ़ पाई। तभी राधा वहाँ आ जाती है। वो अपने माता पिता की सारी बातें सुन चुकी थी। आप चिंता मत करो पापा, आपने जहाँ मेरा रिश्ता तय किया है, मैं वहीं खुश रहूंगी। मुझे तो बस आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। राधा की बातें सुनकर उसके पिता को थोड़ी शांति मिली। निश्चित समय पर बड़े ही सीधे साधे तरीके से राधा की भी शादी हो गई। राधा के ससुराल में केवल उसकी सास थी, जो अक्सर बीमार रहा करती थी। राधा ने आते ही घर की सारी जिम्मेदारी अपने सर ले ली, जिससे उसकी सास को बड़ी राहत मिली। राधा दिन भर घर का काम करती थी और समय मिलने पर वह दुकान के कामों में अपने पति का हाथ भी बटाती थी। उधर सीमा की जिंदगी ऐशो आराम से गुजर रही थी। कभी शॉपिंग तो कभी किट्टी पार्टी। उसका सारा समय इन्हीं चीजों में बीतता था। एक दिन राधा और उसके पति दुकान पर थे, तभी वहाँ एक चमचमाती कार आकर रुकी। उसमें से सीमा और उसके पति निकले। सीमा के हाथ में मिठाई का डिब्बा था। दोनों दुकान में गए और सीमा राधा को मिठाई का डिब्बा देते हुए बोली, तेरे जीजा जी ने आज ही इस कार की डिलीवरी ली है। पूरे 20 लाख की कार है। मैंने सोचा ये खुशखबरी राधा को दी जाए। दरअसल सीमा राधा को जलाने के लिए अपनी कार दिखाने वहां आई थी, मगर भोली भाली राधा उसकी इस चाल को समझ नहीं पाई। मगर राधा का पति अनिल इन बातों को समझ गया। सीमा और उसके पति के जाने के बाद अनिल बोला, तुम्हारी बहन यहाँ खुशखबरी देने नहीं आई थी, बल्कि हमें जलाने के लिए यहाँ आई थी। वो जानती है ना कि हमारी हैसियत नहीं है ना कार खरीदने की, इसलिए अपनी नई कार दिखाकर हमें जलाना चाहती थी। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो भला हमें क्यों जलाना चाहेगी? ऐसी ही बात है। उसे पता है ना कि मैं कभी कार नहीं खरीद सकता, मामूली दुकानदार जो हूँ, और उसका पति तो बैंक में बड़ा अफसर है ना। क्यों? किसने कहा कि तुम कभी कार नहीं खरीद सकते? तुम जरूर कार खरीदोगे। अरे सीमा का पति तो बैंक में नौकरी करता है। एक हिसाब से देखे तो वो बैंक का नौकर है, उसे बैंक के हिसाब से काम करना पड़ता है। मगर यहाँ तुम तो अपने मालिक हो, तो तुम जैसे चाहो अपनी मर्जी के मुताबिक काम कर सकते हो। अगर तुम ठान लो तो कुछ भी कर सकते हो। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। देखना, थोड़ी ही दिनों में तुम एक कार क्या 10 कारों के मालिक बन जाओगे। उसने सारी चिंता छोड़कर जी तोड़ मेहनत करना शुरू किया। वो रोजाना सुबह 7 बजे दुकान खोलता था और देर रात 10 बजे तक दुकान पर ही रहता था। दोपहर के बाद राधा भी उसका हाथ बटाने दुकान पर आ जाती थी। राधा और अनिल दोनों ही स्वभाव से कोमल थे। ग्राहकों से बड़ी ही विनम्रता से बात करते थे। इसका नतीजा ये होता था कि जो भी एक बार उनके यहाँ से सामान ले जाता, वो फिर बार बार वहीं आता था। ग्राहकों को कम दाम में अच्छा माल देने के लिए राधा और अनिल ने एक शानदार योजना बनाई। वो दुकान का सामान शहर के व्यापारियों से न खरीदकर
सीधे दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों से मंगाने लगे। इससे ग्राहकों को भी अच्छा सामान मिल जाता था और दुकान में मुनाफा भी ज्यादा होता था। इस तरह धीरे धीरे कुछ ही सालों में अनिल ने राधा के नाम से कई किराने, फल, सब्जियों और डेयरी उत्पादों की दुकानों का शुभारंभ किया और उनका नाम रखा राधा ग्रोसरी मार्ट। अब अनिल और राधा की शहर में कई ग्रोसरी दुकानें थीं। उनकी गिनती अब शहर के जाने माने और अमीर हस्तियों में होने लगी थी। राधा की सास तो खुशी से फूली नहीं समाती थी। वो सबसे कहती थी, अरे मेरी बहू तो साक्षात लक्ष्मी का रूप है। वो इस घर में आई और देखो घर को क्या से क्या बना दिया। साक्षात लक्ष्मी है मेरी बहू। मिट्टी को हाथ लगा दे तो सोना बन जाए। एक दिन अनिल नई कार लेकर घर आया। अरे फिर नई कार ले आए? मैं कुछ नहीं कर रहा। ये तो तुम्हारी बात ही सच हो रही है। कौन सी बात? अरे तुमने ही तो कहा था ना कि मैं एक नहीं 10 कारों का मालिक बनूंगा। लो, उनमें से 7 तो आ गई, बस अब 3 और बची हैं। राधा खिलखिलाकर हंस दी। चलो इसी खुशी में तुम्हारी बहन के घर मिठाई दे आए। दोनों मिठाई लेकर सीमा के घर चले। कार से उतरकर दोनों उसके घर के अंदर पहुंचे। अंदर सीमा और उसके पति में लड़ाई चल रही थी। इस लड़ाई की धुन में उन्हें पता ही नहीं चला कि कब राधा और अनिल वहां आए। अरे मैं पूछती हूँ कि जरूरत क्या थी बैंक में पैसे गबन करने की? तुम्हारी जमानत करवाने में घर की सारी जमा पूंजी खर्च हो गई। ऊपर से बैंक ने तुम्हें नौकरी से भी निकाल दिया है। घर में एक पैसा भी नहीं है। घर, गाड़ी सब गिरवी पड़े हैं। तुम्हारे एक गलत कदम ने सब मिट्टी में मिला दिया। मैंने क्या अपने लिए बैंक से पैसे गबन किए थे? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हें ही शौक चढ़ा था पार्टी करने का, शॉपिंग करने का। अब भुगतो। देखो जी, ताने मत मारो। कोई और लड़की होती तो अब तक तुम्हें ठेंगा दिखाकर अपने मायके चली गई होती। तो तुम भी चली जाओ ना, किसने रोका है तुम्हें? जानते हो ना कि मेरे मायके की हालत खराब है, इसीलिए शेर बन रहे हो। अभी वो लोग झगड़ ही रहे थे कि उनकी नजर अनिल और राधा पर पड़ती है। सीमा रोते हुए राधा से लिपट जाती है। अरे आप लोग यहाँ, मैं आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हम लोग सब जान चुके हैं। मैंने सुना है इस महीने आप एक नई ग्रोसरी स्टोर खोलने वाले हो। अगर वहां का मैनेजर आप मुझे बना दें तो बड़ी कृपा होगी। हमारे घर की हालत तो आप देख ही रहे हैं। आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। अनिल और राधा ने एक बार एक दूसरे की ओर देखा और फिर सीमा के पति को हाँ बोल दिया। अब सीमा का सारा घमंड चूर चूर हो गया था। एक समय में जिसे वो अपनी दौलत की झूठी शान दिखाकर जलाना चाहती थी, आज वो उसी के रहमो करम पर थी। उसे एहसास हो गया था कि दौलत पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। प्रीति की बुआ शोभा दिल्ली में रहती थी। प्रीति के पिता धनराज चाहते थे कि प्रीति अपने कॉलेज की पढ़ाई शहर में अपनी बुआ के घर रहकर ही पूरी करे। प्रीति, तुम्हारी बुआ ने सोनिया के कॉलेज में बात कर ली है। तुम अपना सारा सामान पैक कर लो, कल सुबह की तुम्हारी बस है। प्रीति, शोभा दीदी बहुत अच्छे स्वभाव की हैं। वो तुम्हारा पूरा ध्यान रखेंगी। अगले दिन प्रीति अपनी बुआ के घर दिल्ली आ जाती है। सोनिया शोभा से कहती है, मम्मी आपको मेरा ही कॉलेज मिला था इस गांव की गवार के एडमिशन के लिए। सोनिया धीरे बोलो, प्रीति बाहर ही है और वो तुम्हारे मामा जी की बेटी है। भूलो मत, तुम्हारी माँ भी एक गांव से ही शादी करके शहर आई थी। मम्मी आप जो भी बोलो पर मुझे इस गांव वाली से दूर ही रखना, वरना मेरा स्टेटस भी खराब हो जाएगा। पता नहीं, लग रहा है इसके आने से घर में गोबर जैसी बदबू आ रही है। मैं जरा नहा कर आती हूँ। प्रीति सोनिया के कमरे से आती आवाजों को सुन तो रही थी, पर अपनी बुआ के निर्मल स्वभाव के कारण वो उस वक्त चुप रही। अगले दिन प्रीति कॉलेज जाने के लिए तैयार होती है। तुम ये देसी सलवार कमीज में कॉलेज जाओगी? पर गांव में तो मैं यही सलवार सूट ही पहनती हूँ और मैं यही लेकर आई हूँ। नहीं नहीं प्रीति, ये अच्छा है जो भी तुमने पहना है। सोनिया को तो फिजूल में मजाक करने की आदत है। वैसे मैंने ड्राइवर को बोल दिया है, तुम सोनिया के साथ ही कॉलेज चली जाओ। सोनिया, प्रीति का कॉलेज में पहला दिन है, इसका ख्याल रखना। सोनिया मुंह बनाती हुई गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। प्रीति भी उसके साथ चुपचाप गाड़ी में बैठ जाती है। पूरे रास्ते प्रीति सोनिया से बात करने की कोशिश कर रही थी, पर सोनिया बार बार अपने मेकअप में और अपनी सेल्फी लेने में ही व्यस्त रही। सोनिया कॉलेज आने से थोड़ी देर पहले ही ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए कहती है, ड्राइवर गाड़ी रोको, प्रीति गाड़ी से नीचे उतरो। पर सोनिया मैडम, आपका कॉलेज तो अभी थोड़ा आगे है।
ड्राइवर, तुमसे जितना कहा जा रहा है उतना सुना करो। और प्रीति, तुम यहाँ से कॉलेज अकेली जाओगी पैदल। मैं नहीं चाहती कि मेरी फ्रेंड्स तुम जैसी गांव की गवार को मेरे साथ गाड़ी से उतरते हुए देखें। सोनिया प्रीति को गाड़ी से उतार देती है और गाड़ी आगे चली जाती है। प्रीति अकेली सड़क पर पैदल ही कॉलेज तक पहुंचती है। वो सोनिया के पास जाती है। सोनिया, सोनिया सुनो तो। सोनिया, वो सलवार कमीज वाली लड़की तुम्हें आवाज दे रही है। पायल, तू कैंटीन में मेरा वेट कर, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। क्या बात है प्रीति, मैंने तुमसे कहा था मेरे से कॉलेज में दूर रहना, और तुम सबके सामने इतनी तेज आवाज लगाकर क्यों बुला रही हो? सोनिया, मैं यहाँ पर किसी को भी नहीं जानती हूँ, इसीलिए तुम्हें बुला रही थी। क्या तुम मुझे सबसे मिलवा सकती हो? आज इसका सबसे मिलने का किस्सा ही खत्म कर देती हूँ। चला कैंटीन में, सबसे तेरी पहचान करवाती हूँ। सोनिया प्रीति को कॉलेज की कैंटीन में ले जाती है। फ्रेंड्स, इससे मिलिए, ये है गांव से आई हुई एक बहुत ही सुशील लड़की प्रीति। ये आप सबके साथ पहचान करने आई है। अच्छा, आओ प्रीति, हमारे साथ बैठो। प्रीति जैसे ही कुर्सी पर बैठने लगती है, सोनिया कुर्सी खींच लेती है। प्रीति जमीन पर गिर जाती है। ओह सॉरी प्रीति, मुझे लगा तुम दूसरी कुर्सी पर बैठने वाली हो। कोई बात नहीं प्रीति, तुम इस कुर्सी पर बैठ जाओ। बेचारी प्रीति को अपमानित कर दे सोनिया को जरा भी लज्जा नहीं आ रही थी। कॉलेज के सभी लड़के लड़कियां प्रीति पर हंसने लगते हैं। सोनिया प्रीति को रोजाना ही परेशान करती रहती थी। कॉलेज में ही सोनिया का एक दोस्त था मोहित, वो भी बहुत ही बिगड़ा हुआ लड़का था। एक दिन, सोनिया, आज शाम की पार्टी में क्लब आ रही हो ना? देखो कोई बहाना नहीं चलेगा, आज मेरा जन्मदिन है और तुम बिल्कुल मना नहीं कर सकती हो। हाँ मोहित, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, मैं तुम्हारे जन्मदिन की पार्टी में जरूर आऊंगी। सोनिया मोहित की बर्थडे पार्टी में जाने के लिए तैयार होने लगती है। सोनिया, प्रीति को भी अपने साथ लेती जाओ। जब से वो शहर आई है एक बार भी कहीं घूमने नहीं गई, और मैं तुम्हारा नो नहीं सुनूंगी। ओके मम्मी, परी से बोल देना अपने सलवार सूट में ना जाए, कोई जीन्स और कुर्ती पहन ले। प्रीति भी सोनिया के साथ क्लब की पार्टी में चली जाती है। सोनिया प्रीति को एक टेबल पर बिठाकर मोहित और उसके दोस्तों के बीच चली जाती है। हेलो सोनिया, थैंक यू सो मच, तुम मेरी पार्टी में आ गई, मानो 4 चांद लग गए। आओ डीजे पे डांस करते हैं। सोनिया मोहित और उसके दोस्तों के साथ डीजे पर डांस में व्यस्त हो जाती है। प्रीति पानी लेने के लिए काउंटर पर जाती है। तभी, कितनी गोलियां डाली हैं ड्रिंक में? बेफिक्र रहो, इतनी गोलियां डाल दी हैं कि सोनिया को सुबह तक होश नहीं आएगा। ये लोग सोनिया के बारे में क्या बात कर रहे हैं? उसे क्या पिलाने वाले हैं? मुझे सोनिया को बताना ही होगा, ये जरूर सोनिया के साथ कुछ गलत करने वाले हैं। मोहित सोनिया के लिए ड्रिंक लेकर जाता है। प्रीति सोनिया से कहती है, सोनिया, इन्होंने इस पानी में कुछ मिलाया है, तुम इसे मत पीना। ये क्या बकवास कर रही हो? सोनिया, ये लड़की कौन है? कॉलेज में भी ये मेरे साथ चिपकने की कोशिश कर रही थी, मैंने इसे भाव नहीं दिया तो अब ये तुम्हें मेरे खिलाफ भड़का रही है। बिल्कुल गांव की गवार लड़की है ये। तुम इसे मेरे बर्थडे की पार्टी में ले आई हो और ये सारा मजा किरकिरा कर रही है। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं तुम्हें अपने साथ इस पार्टी में ले आई। अभी के अभी ऑटो करो और यहाँ से रफा दफा हो जाओ। इस पार्टी में मुझे तुम्हारी शक्ल ना दिख जाए। गार्ड, इस लड़की को गेट से बाहर कर दो। प्रीति को ना चाहते हुए भी क्लब से बाहर जाना पड़ता है, पर उसे सोनिया की चिंता हो रही थी और वो सोनिया के पास वापस जाने का तरीका ढूंढ रही थी। उधर मोहित सोनिया को नशे की गोलियां मिलाकर वो ड्रिंक पिला देता है। मोहित, मुझे चक्कर आ रहे हैं, सिर घूम रहा है। अब एक काम करते हैं ना, हम ऊपर रूम में चलते हैं। मोहित सोनिया को होटल के कमरे में ले जाता है और सोनिया के नशे में होने का फायदा उठाने लगता है। मोहित, छोड़ो मुझे, ये क्या कर रहे हो? बचाओ, बचाओ। क्यों? कॉलेज में तो बड़ा स्टाइल मारती रहती हो, अब शर्माने का नाटक क्यों? मैं ही तो हूं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड, मुझसे क्या शर्माना। तभी दरवाजा पीटने की आवाज आने लगती है। सोनिया किसी तरह दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाती है। प्रीति, तू? मैंने तो। सोनिया बेहोशी की हालत में थी। इतनी देर में शोभा भी होटल पहुंच जाती है। प्रीति ने शोभा को फोन कर दिया था और सारी बात बता दी थी। शोभा ने मैनेजर से फोन पर बात की और प्रीति को अंदर आने की इजाजत मिली। सर, इसी लड़के ने सोनिया को नशे वाला पानी पिलाया था। गार्ड, पकड़ लो इस लड़के को, हमारे होटल का नाम खराब करता है। तुझे तो मैं पुलिस के हवाले करूंगा। इंस्पेक्टर साहब, इस लड़के को यहां से ले जाइए। बड़े घर के बिगड़े साहबजादे हैं ये, जेल की हवा भी खानी जरूरी है। शोभा प्रीति के साथ सोनिया को घर ले आती है। अगली सुबह, प्रीति, मुझे माफ कर दो, मैंने हमेशा तुम्हारा अपमान किया। तुम गांव से आई हो ये कहकर हमेशा तुम्हारा मजाक बनाया, पर कल तुमने मेरी इज्जत बचाकर मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। मुझे अपनी गलती का एहसास है।
क्या तुम अपनी बहन को माफ कर दोगी? हाँ, एक शर्त पर माफ कर सकती हूँ। कॉलेज की कैंटीन का समोसा मुझे अपने हाथों से खिलाओगी? उस दिन के बाद से सोनिया का स्वभाव प्रीति के लिए बिल्कुल बदल जाता है। शोभा भी ये सब देखकर बहुत खुश होती है। शहर की छोरी, गांव की गोरी एक दूसरे के दिल में प्यार की जगह बना लेती हैं।